चैप्टर नंबर 27, चैप्टर 27, चैप्टर का नाम है एयरक्राफ्ट की फायर और रेस्क्यू। एयरक्राफ्ट फायर और रेस्क्यू। एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ की रेस्क्यू भूमिका इसकी, जैसा कि हम जानते हैं आज का आधुनिक युग दिन प्रतिदिन विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। इसी प्रकार हवाई जहाज़ के द्वारा भी हर एक प्रकार के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है तथा सवारियां भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाती हैं, एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, जिसमें हवाई जहाज़ का उपयोग किया जाता है। इसमें ईंधन का प्रयोग होता ही है भाई, ईंधन फ्यूल का प्रयोग होता ही है, जो कि इसमें जो फ्यूल डलता है वो ज्वलनशील होता है, जल्दी आग पकड़ता है। हवाई जहाज़ जब उड़ान पर हो अचानक आग लगने पर काफ़ी परेशानी होती है। हवाई जहाज़ के कारणों के कारण, इन सब के कारण हवाई जहाज़ की आग तथा रेस्क्यू करने के लिए अध्ययन करना जरूरी है। इसका अलग से अध्ययन करना जरूरी है, इसलिए हवाई अड्डा के विषय में भी जानना जरूरी है। हवाई अड्डा क्या होता है उसके बारे में भी जानना जरूरी है, और हवाई जहाज एयरपोर्ट पर कैसे फायर फाइटिंग करते हैं उसका जो है अध्ययन करना, इनके पढ़ना अति आवश्यक है। अभी क्वेश्चन पूछता है हवाई अड्डा किसे कहते हैं। हवाई अड्डा जहां पर हवाई जहाज को उड़ाने की या उतारने की व्यवस्था रहती है उसे हम हवाई अड्डा कहते हैं। इसमें टच पॉइंट, टैक्सीवे, एप्रोन वे के साथ साथ मरम्मत करने के लिए हैंगर, फ्यूलिंग स्टेशन, एक कंट्रोल टावर वगैरह सम्मिलित होते हैं। आपातकाल स्थिति से बचने के लिए अग्निशमन सेवा, एम्बुलेंस सेवा, मर्सी लैंड व्यवस्था रहती है तथा और अन्य सुविधाएं भी बहुत सारी रहती हैं। अभी अगला क्वेश्चन पूछता है ये टच पॉइंट किसे कहते हैं। टच पॉइंट हवाई अड्डा के अंदर वह भाग जहां हवाई जहाज उतरते समय सबसे पहले जमीन से संपर्क बनाता है, उस स्थान को टच पॉइंट कहते हैं। रनवे किसे कहते हैं। रनवे, ठीक है। टच पॉइंट के बाद, इस टच पॉइंट के बाद जहाज के ठहरने तक के रास्ते को रनवे कहते हैं। उड़ने के लिए इस पर जहाज तेजी से, उड़ने के लिए भी जहाज इस पर तेजी से दौड़ता है। पहले इसी पे दौड़ेगा वो 1-1.5 किलोमीटर, फिर वो जो है आगे ऊपर उठ जाएगा। मतलब क्या है, उड़ने के लिए भी इसी रनवे पर दौड़ता है। रनवे, रन RUN वही है रनवे। रन मैंने दौड़ना, वे मैंने रास्ता, यानी कि दौड़ने का रास्ता। उसके किसका दौड़ने का है, वहाँ जहाज के दौड़ने का रास्ता है वो। एप्रोन किसे कहते हैं, आगे एप्रोन पूछ रहा है। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद, हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जिस स्थान पर हवाई जहाज रहता है उसे एप्रोन कहते हैं। उतर गया वो, सवारी सब चली गई, उसका जो है वो जहाँ पर फिर पार्किंग रहेगा उसको हम एप्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्रोन। हैंगर किसे कहते हैं पूछ रहे हैं। हैंगर हवाई जहाज में आई खराबियों को दूर करने के लिए, हवाई जहाज में आई खराबियों को, छोटी मोटी को खराबी आ जाती है उनको दूर करने के लिए गैरेज की तरह है, जैसे हमारी गैरेज होती है गाड़ियों की, ऐसे गैरेज की तरह एक शेड होता है, शेड, ठीक है, लंबा चौड़ा शेड होता है। छोटे एयरपोर्ट हैं छोटा रहेगा, बड़े एयरपोर्ट हैं तो बड़ा शेड रहेगा, क्यों, वहाँ जहाज़ काफ़ी आते हैं। छोटियों में 1-2 आता है, जैसे डोमेस्टिक हैं अपनी, ठीक है, डोमेस्टिक पे छोटा शेड रहता है, और इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट हैं उन पर बड़ा बड़ा शेड रहता है। उनमें आई खराबियों को दूर करने के लिए जो शेड की तरह बना होता है उसको हम हैंगर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब लो भाई, मर्सी लैंड एरिया किसे कहते हैं। जब हवाई जहाज़ को लैंड करना होता है, किसी कारण उसके पहिए बाहर नहीं आते, ठीक है, जब हम हवाई जहाज़ को लैंड करते हैं किसी कारण से उसके पहिए बाहर नहीं आते, तब उसे पेट के बल उतरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हवाई अड्डे के अंदर एक खास प्रकार का क्षेत्र बना होता है जो कीचड़, पानी, घास, मुलायम पदार्थों से भरा होता है, इसी को मर्सी एरिया कहते हैं। इस प्रकार की लैंडिंग को बेली लैंडिंग भी कह सकते हैं। अगर एयरपोर्ट पर रिस्पांस टाइम कितना होता है, एयरपोर्ट पर रिस्पांस टाइम कितना होता है, आग लगने की सूचना मिलने के समय से लेकर आग बुझाने का कार्य शुरू करने तक के समय को रिस्पांस टाइम
कहते हैं। यह समय अधिक से अधिक 142 सेकंड होना चाहिए, 142 सेकंड, इसी को हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कंट्रोल टाइम किसे कहते हैं? कंट्रोल टाइम आग बुझाने के काम को शुरू करने से 90% आग बुझाने तक के समय को कंट्रोल टाइम कहा जाता है। रिस्पॉन्स टाइम तथा कंट्रोल टाइम मिलाकर 2 से 3 मिनट से कम होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम और कंट्रोल टाइम समझ में आ गया। दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज से रेस्क्यू, हवाई जहाज से रेस्क्यू करना एवं अग्निशमन का कार्य है। अग्निशमन का क्या कार्य होता है? ध्यान से देखो, हवाई जहाज में सवार व्यक्तियों को रेस्क्यू करना अति महत्वपूर्ण होता है भविष्य में। जिस समय जो है लैंडिंग करता है और उसमें आग लग जाती है, जैसे मैंने पहले ही बताया है, तो उसमें जो है रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल होता है, काम है, महत्वपूर्ण है। इस समय विशेष खतरनाक स्थिति होती है, विशेष खतरनाक स्थिति हो जाती है जब एरोप्लेन में आग लगती है। दुर्घटना हवाई अड्डे के अंदर होता है। अगर हवाई अड्डे के अंदर होता है तो बाहरी दुर्घटना की अपेक्षा, यानी कि बाहर जो दुर्घटना हो जाती है बाहरी दुर्घटना की अपेक्षा आसान होता है। क्यों? वहाँ पर हमारे पास फायर फाइटिंग के सारे साधन रहते हैं, जो हमने सेवाएं बुलानी हैं, एम्बुलेंस सेवा, डॉक्टर बुलाने हैं, वो सभी हम बुला सकते हैं। अगर एयरपोर्ट के अंदर होता है, बाहर क्षेत्र में हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो बाहर की अपेक्षा आसान होता है, इसलिए लिखा है यदि बाहर आबादी वाले क्षेत्र में दुर्घटना होती है, बाहर आबादी वाले क्षेत्र में कहीं जो है दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो नीचे ही आता है वो, पता ही है तुमने, तो उसमें जो है दुर्घटना होती है तो काफ़ी कठिन होता है भाई। उस टाइम रेस्क्यू करना, उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए योजना बनानी होती है, जैसे संबंधित अधिकारियों से तालमेल। संबंधित अधिकारियों से तालमेल, संबंधित अधिकारी कौन से हो जाएंगे हमारे? जैसे पुलिस है, हॉस्पिटल से डॉक्टर हैं, फायर ब्रिगेड है बाहर से, है ना, वाटर सप्लाई कहाँ से होगा, इत्यादि इत्यादि। वाटर सप्लाई, पानी की लाइन तो वहाँ भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए तो हम वाटर सप्लाई कहाँ से लेंगे? ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन पूछता है, जैसे प्रेस मीडिया के सामने प्रेस संवाददाता को सूचना कैसे देनी चाहिए? वहाँ पर ऐसे नहीं है कि तुम फायर फाइटिंग कर रहे हो और आए सूचना दे दी, ठीक है, वो झूठी भी हो सकती है, उससे खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो उसमें क्या करना पड़ता है? जैसे प्रेस, रेडियो एवं टीवी में दी गई सूचनाएं गलत तरीके से फैलने की संभावना रहती है। आदमी 2 मरे हैं, 50 आदमी बोलता बोला 50 आदमी मर गए, यहाँ जहाज में आग लग गई थी, 50 आदमी मर गई। तो ऐसी सूचना देने से टीवी में, रेडियो में गलत सूचनाएं भी फैलने की संभावना रहती है। इसलिए ये सूचनाएं जिम्मेदार अधिकारी, ध्यान से सुन ले भाई, कभी ऐसे बयान दे दो वहाँ जाके, ये सूचनाएं जिम्मेदार अधिकारी द्वारा विचार विमर्श के बाद ही दी जानी चाहिए। जिम्मेदार जो अधिकारी होगा, जो वहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा हमारा फायर विंग का या एयरपोर्ट का, उसके विचार विमर्श के बाद ही वो मीडिया को अपने बयान दें। ठीक है, ऐसे नहीं तुमने कोई पूछ ले, हाँ जी क्या हुआ, आगे ले आकर माइक अड़ा दिया, ले जी क्या हुआ, अभी सब गौरव जी बताइए आप क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, बोले तो वो गलत सूचना दे देगा, तो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो ये है सीनियर अधिकारी द्वारा, जिम्मेदार अधिकारी द्वारा ये सूचना देनी चाहिए। ठीक है, वो भी विचार विमर्श के बाद। फायर प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? अब जो है यहाँ पर फायर प्रशिक्षण, ये तो हमारे सभी जगह है, चाहे हमारा एयरपोर्ट हो, चाहे हमारे इंडस्ट्रीज हो, मॉल हो, कहीं भी जहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ भी तुम नौकरी करते हो, फायर ब्रिगेड जो स्टाफ रहता है हमारा फायर का, तो वहाँ पर प्रशिक्षण देखना क्यों जरूरी है? प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, वहाँ भी ट्रेनिंग चलती रहती है। क्यों देना जरूरी है? कर्मचारियों की कार्य क्षमता, जो हमारे कर्मचारियों की कार्य क्षमता हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, इसलिए अग्निशमन सतह पर हमेशा हर प्रकार की ड्रिल कराते रहना चाहिए, तथा उस ड्रिल के दौरान उपयोग होने वाले साधनों के बारे में भी संपूर्ण ज्ञान देना जरूरी होता है। समझ में? एयरपोर्ट पर कौन सा टेंडर इस्तेमाल किया जाता है? एयरपोर्ट पर कौन सा फायर टेंडर इस्तेमाल किया जाता है? एयरपोर्ट पर विमान में जब आग लग जाती है तो बुझाने के लिए विशेष प्रकार की गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा कुशलता एवं शीघ्रता से आग पर काबू पाया जाता है। इसमें फोम कंपाउंड, CO2, DCP की व्यवस्था रहती है। इसको हम क्रॉस टेंडर बोलते हैं। तो एयरपोर्ट पर कौन सा
फायर टेंट इस्तेमाल किया जाता है क्रॉस टेंडर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? क्रॉस टेंट इस्तेमाल किया जाता है। हवाई जहाज में आग लगने के कारण तथा रेस्क्यू करना। हवाई जहाज में आग लगने के क्या कारण होते हैं मुख्य है, ध्यान से देखो। हवाई जहाज में आग लगने पर कम समय में अधिक बढ़ जाती है भाई, कम समय में अधिक बढ़ जाती है। हवाई जहाज के अंदर अति ज्वलनशील ईंधन भरा होता है, ईंधन मतलब फ्यूल भरा होता है, आग बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। जहाज में मैग्नीशियम धातु होने के कारण भी आग ज़्यादा फैल जाती है। अभी रेस्क्यू हमने क्या करना, ध्यान से देखो। एक्सीडेंट होने पर, जब भी इस टाइप के एक्सीडेंट हो जाते हैं, सबसे पहले उसमें फंसे व्यक्तियों को बचाना है। उसमें जो व्यक्ति फंस रहे हैं, हमारे मुसाफिर जो फंसे हुए हैं, उनको बचाना है। उसके बाद फायर फाइटिंग करना है। कभी कभी दोनों काम एक साथ भी करने पड़ते हैं। एयरपोर्ट पर रखे विशिष्ट प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। एयरपोर्ट जो विशिष्ट प्रकार के साधन हमारे पास रखे हैं, उनका हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं। संदेश व्यवहार में, संदेश का जब आदान प्रदान करते हैं, संदेश व्यवहार बोलते हैं उसको। पायलट किसको सूचना देता है? एटीसी को। संदेश व्यवहार में एटीसी से संपर्क रहता है। एटीसी का फुल फॉर्म होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ऊपर से जो हमारी ट्रैफिक चल रही है ना, जहाज चलते हैं ऊपर, उनको बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क रहता है। एटीसी के द्वारा, एटीसी इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, ध्यान से सुन लो। एटीसी के द्वारा जब इमरजेंसी घोषित की जाती है, एटीसी इमरजेंसी घोषित कर देगा। जिस रनवे का उपयोग करना होता है, जिस रनवे पे वो उपयोग करेगा, उस फ्लाइट को कौन से रनवे पे उतारेगा, एटीसी वो प्रयोग करना होता है। वहाँ पर फायर टेंडर को स्टैंड बाय रखा जाता है। वहाँ पर हम पहले लेकर पहुँच जाएंगे, इस रनवे पे आएगा, यहाँ पर ये फ्लाइट जिसमें खराब भी थी, यहाँ पर उतरेगा वो, ठीक है। तथा समय इसके साथ साथ में स्थानीय फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया जाता है। साथ साथ में जो स्थानीय फायर है हमारी, जो लोकल फायर है, तो उसको भी सूचित किया जाता है। तो वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। अब एटीसी क्या करता है, सारा कंट्रोल उसका है, पायलट का और एटीसी का कंट्रोल रहेगा आपस में। वो बताएंगे जब इमरजेंसी कोई हो जाएगी, तो वो पायलट जो है सभी जो है सवारियों को भी सूचना दे देगा, घबराइए मत, हम सुरक्षित जो है आपको लैंडिंग करवाएंगे। और एटीसी को पता रहता है पूरा, एटीसी जो बैठा है और पायलट दोनों के बीच में संपर्क रहता है। दोनों वो जो है घूमता भी रहेगा, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वो कहाँ हो, तो कौन से रनवे पे लेगा उसको, उससे पहले वो इमरजेंसी में एटीसी पहले गाड़ी वहाँ पर लगवा देता है। वो इमरजेंसी घोषित कर देगा तो वहाँ पर जाकर गाड़ी लग जाएगी। जैसे वो लैंडिंग करेगा, अगर वो ठीक ठाक उतर गया दी बेस्ट है, अगर उसमें कोई दुर्घटना हो गई तो फायर वाले वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए और आग बुझाने के लिए रेडी पोजीशन में तैयार रहते हैं। ये है एयरपोर्ट का मामला, ठीक है भाई। समझ में आया? कुछ मोटा मोटा समझ में आया? कोई इंटरव्यू में पूछ लेता है, हवाई जहाज में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है? हवाई जहाज में एटीएफ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, एयर टरबाइन फ्यूल। इस एटीएफ का मतलब होता है एयर टरबाइन फ्यूल। यह मुख्यतः केरोसिन रिफाइंड फ्यूल होता है, या हल्का पेट्रोलियम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन को इंटरव्यू में तुम्हारे से पूछ लेता है, हवाई जहाज में डीजल इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? हवाई जहाज में जहाज जो है हाइट में जाता है, तो हाइट में जाने के कारण कम तापमान पर, यानी कि ठंड का जब मौसम, कम तापमान पर उसका जमने का खतरा रहता है। और डीजल जमने से इंजन को जो है तेल नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा, जिससे हवाई जहाज का इंजन बंद हो सकता है। इसलिए डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।